हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। भाई 8 मार्च को मैथ्स का एग्जाम कैसे करना है, क्या क्या उसके लिए पढ़ना है, वो तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं। पर आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे अपने एग्जाम को प्रेजेंट करना है। पूरे टॉपर की आंसर शीट को एनालिसिस करके समझाने वाला हूं कि एग्जाम में किन किन बातों का ध्यान रखना है। और आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगी आपके एग्जाम पर। जब आपका एग्जाम चेक होता है ना, तो आपको टीचर जानता नहीं है, ना ही आप जानते हो कि कौन सा टीचर आपका एग्जाम चेक करने वाला है। अब यार, जब कोई अननोन इंसान आपकी आंसर शीट देखेगा तो सब कुछ वही आंसर शीट आपको रिप्रेजेंट कर कर दिखाएगी। तो वो जितनी ही बेहतर होगी, जितनी सहूलियत होगी सामने वाले को चेक करने के लिए, उतने ही अच्छे नंबर वो आपको देगा और आपकी गलतियों को नजरअंदाज भी कर सकता है। अब वो कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सारे पॉइंट पिछले 5 साल के टॉपर की आंसर शीट से निकाल कर लाया हूं। एक एक पॉइंट पर मेहनत करिए और अच्छे से आपको समझाने वाला हूं। और इसके बाद शीट को भी देखेंगे कि बच्चे ने कैसे रिप्रेजेंट करी है एक एक चीज। ठीक है भाई, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, बच्चों का ना बड़ा कंसर्न होता है कि सर क्या राइटिंग मैटर करती है। भाई देखो, आपने सबसे ही सुना होगा मैथ्स के अंदर राइटिंग का कोई इतना रोल नहीं होता। मैं थोड़ा सा डिफरेंट बोलूंगा। मैं ये कहूंगा राइटिंग बहुत सुंदर भी नहीं होनी चाहिए, बहुत बेकार भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपकी राइटिंग रीडेबल होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। क्योंकि मैथ्स के अंदर, अगर देखो मेरी बात सुनो, अगर राइटिंग थोड़ी ऊपर नीचे तो शायद टीचर नंबर नहीं काटेगा, लेकिन अगर आपका लिखा हुआ उसे समझ ही नहीं आया तो तब तो नंबर कट सकते हैं ना। तो टीचर को ऐसे समझो कि एक छोटा सा बच्चा आपका पेपर चेक कर रहा है, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, हालांकि वो नहीं करेगा, या एक बहुत एजिड इंसान आपका पेपर चेक कर रहा है, तो उसे अगर तकलीफ होगी तो वो आपको भी तकलीफ दे सकता है। वही अगर उसे सहूलियत दोगे तो भी आपका फायदा है। आओ देखो, अब एक एक पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि भाई रीडेबल राइटिंग, तो रीडेबल राइटिंग का हमें क्लियरेंस हो गया। अभी हम आंसर शीट में अगर देखेंगे तो इस बच्चे की राइटिंग देखो, अच्छे से पढ़कर समझ में आ रही है ना। अब इसके बाद देखो इसने कैसे करा है और इसने क्या क्या चीजों का ध्यान रखा है वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, पर मेरे छोटे छोटे जो ओपिनियंस हैं जो आपके पेपर में इंपैक्ट डालेंगे उनकी भी बात करेंगे। जैसे कि एमसीक्यू ऑन अ सिंगल शीट। सर इसका क्या मतलब है? एमसीक्यू अगर आप एक ही शीट पर कर दो सारे, तो देखो होगा क्या, मेरी बात समझना, इस एमसीक्यू वाली बात को समझते हैं। देखो बहुत ध्यान से देखना भाई, बहुत ध्यान से, ये एमसीक्यू वाली बात बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि जब आप एमसीक्यू करोगे एग्जाम में, तो होगा क्या, ये आपकी शीट है, ठीक है, ये आपकी शीट है। आपने यहां पे ऐसे लाइन खींची हुई मिलती है। अगर आप एक ही पेज पे सारे एमसीक्यू कर दो, 1 से लेकर 10 तक यहां पे और 11 से लेकर 20 तक यहां पे, क्योंकि एमसीक्यू में लिखना क्या होता है सर, ऑप्शन ए। अगर मान लो उसका आंसर है π/3, तो आपने ज्यादा से ज्यादा π/3 लिख दिया। इसका बी है 0 लिख दिया, मतलब जो भी आंसर है वो लिखा आपने। लेकिन मैं एक पेज पे करने के लिए क्यों कह रहा हूं, सोचो। मान लो कभी आपने 29वां क्वेश्चन करा, उसके बाद आपने 5वां क्वेश्चन करा, और 5वें क्वेश्चन का आपने ए लिखा, पर उसके बाद आपने एक फिर बड़ा क्वेश्चन कर दिया, और अगर ये क्वेश्चन गलती से मिस हो गया तो आपका तो 1 नंबर का नुकसान हो गया ना। समझ रहे हो मेरी बात? वहीं अगर आपके सारे के सारे एमसीक्यू एक ही पेज पर दिखाई देंगे तो टीचर को कितना आसान होगा चेक करना। ओ भाई ये रहा 1 2 3 4, वो फटाफट आपके नंबर गिनेगा। ये बात याद रखना, ठीक है। पहली चीज तो एमसीक्यू एक पेज पे करो। अब बात आती है सर एमसीक्यू क्या पूरे सॉल्व करने होते हैं? कोई जरूरी नहीं है पूरे सॉल्व करना, आप डायरेक्ट ऑप्शन भी लिख सकते हो अगर आपको आता है, हालांकि आप सॉल्व करोगे। फिर बात आती है कि सर सॉल्व करना कैसे है। भाई देखो, एमसीक्यू करना है रफ में सॉल्व, है ना। कुछ बच्चे डायरेक्ट भी करते हैं, पर मैं ये नहीं चाहता कि कोई एमसीक्यू आप इतना बड़ा पेज लेके सॉल्व कर दो और उसका फिर आंसर ए लिखो, क्योंकि टीचर को ऑप्शन से मतलब होता है, टीचर को आपकी वर्किंग से मतलब नहीं होता एमसीक्यू क्वेश्चन में, ये बात याद रखो। अब बात आती है कि सर ये चीज तो समझ में आ गई कि एमसीक्यू कहां पर करने और कैसे करने हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं रफ स्पेस मैनेजमेंट। मैथ्स के अंदर सबसे ज्यादा जो रोल अदा करता है वो ये रफ सिस्टम होता है। भाई ध्यान से सुनना, आप एक पेज को हमेशा यूज करो, ठीक है, जो कि शीट का लास्ट पेज होता है। अब वहां पे जब आप रफ करो तो इस बात को ध्यान रखना, उस पेज को ना कई हिस्सों में बांट दो, कई हिस्सों में बांट दो, जैसे भी आप बांटना चाहो। क्यों बोल रहा हूं ये वाली बात? लेट से आप 18वें क्वेश्चन का रफ कर रहे हो, 18वें क्वेश्चन का रफ कर रहे हो, है ना। वो क्वेश्चन में आपने कहीं पर मल्टीप्लाई करी, कहीं पे कुछ करा आपने, और आपने आधा पार्ट या आधा क्वेश्चन कर लिया, पर आपको पता लगा कि यार
मेरे को आगे ये क्वेश्चन आ नहीं रहा है, समझना मेरी बात, आप उस 18वें क्वेश्चन को छोड़कर 25वें पे चले गए, लेकिन थ्रू आउट द पेपर आप वापस उस क्वेश्चन पे आओगे या नहीं आओगे? डेफिनेटली आओगे। तो जब आप उस क्वेश्चन पर आओगे तो आपको जो पुरानी करी हुई कैलकुलेशन है उस पर दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को वो क्वेश्चन फट से मिलेगा, आधा करा हुआ, बस आपको आधे से ही शुरू करना पड़ेगा, आपका टाइम बचेगा। बोलो ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई क्या? क्योंकि भाई अगर यही क्वेश्चन आपको फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप जहां मर्जी रफ कर रहे हो, कहीं यहां कहीं वहां कहीं यहां, तो आपको ढूंढने में दिक्कत आएगी और आपका टाइम भी एक्स्ट्रा जाएगा। और पेपर में टाइम कितना कीमती है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, अभी इसके रफ की भी हम बात करेंगे, आओ एक बार इसकी शीट्स भी देख लेते हैं। इसके बाद बात आती है इंटीग्रेशन साइड वर्क। अभी मैं आपको क्वेश्चन में दिखाऊंगा इंटीग्रेशन इसने कैसे करा है और हम कैसे कर सकते हैं। ग्राफ के क्वेश्चन की अब बात करते हैं। भाई देखो, ग्राफ का क्वेश्चन जो भी होगा ना, आपका ग्राफ का जो भी क्वेश्चन होगा, अगर पेपर में ग्राफ का क्वेश्चन आता है, क्योंकि आजकल थोड़ा सा बदल भी देते हैं, पर एलपीपी से क्वेश्चन आएगा, तो ग्राफ का ना जो पेज होता है, या तो वो आपको अलग से मिलता है, लेकिन अभी तक जो सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में देखा जाता है, ग्राफ पेपर ऑलरेडी अटैच होता है शीट के अंदर, सिला हुआ होता है वो। जब वो ग्राफ पेपर बीच में लगा हुआ है तो ग्राफ वाला क्वेश्चन उस जगह पर ही करना। ऐसा मत करना कि इसकी कैलकुलेशन कहीं और कर दी, ग्राफ का क्वेश्चन कहीं और कर दिया, ये जरूरी नहीं है, इससे गलती भी हो सकती है। तो आपको करना क्या है, आपको जैसे मान लो इस जगह ग्राफ है तो उसकी वर्किंग उसके बगल वाले पेज पे ही करना या उसके आगे करना, मतलब साथ में रहना चाहिए, वो आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखना, पहली चीज। इसके बाद सेक्शन वाइज पेपर को करें या ना करें। टॉपर के आंसर शीट में मैंने इतने सारे पेपर देख लिए, सब में यही करा हुआ है, उसने एक बार में एक सेक्शन अटेंड करा है और सेक्शन वाइज चलना कोई जरूरी नहीं है। आप ए टू ई जाना चाहो जा सकते हो, आपको डी पहले करना है तो आप डी पहले कर सकते हो। बस सेक्शन वाइज में एक चीज का ध्यान रखना कि जैसे कि अगर आप ये देखोगे तो इस टॉपर ने क्या करा है, इसने पहले सेक्शन डी उठाया, ठीक है, देखते जाना, सेक्शन डी उठाया, उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे एक साथ कर दिए, देख रहे हो आप, इसने सारे क्वेश्चन एक साथ कर दिए। तो कहने का अर्थात ये है कि आपको जरूरी नहीं है कि आप सेक्शन वाइज चलो, पर एक सेक्शन के क्वेश्चन एक ही जगह पर करो, ये जरूरी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, कटिंग कैसे करें, ब्लैंक स्पेस कैसे आपको यूज करना है, ये मैं बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना, और डायग्राम और केस स्टडी, ये सबकी बात हम थ्रू आउट द करते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ। देखो सबसे पहले अगर आप इस आंसर शीट को देखोगे तो सेक्शन वाइज बड़ा पेपर चला इसका ना, सेक्शन डी इसने पहले करा, कोई दिक्कत नहीं है, जो अभी मैंने आपको समझाया था। फिर इसका पूरा सेक्शन चलता रहा, जो भी इसने बताया क्वेश्चन के अंदर, आप देख सकते हो नीट एंड क्लीन कितना है ना, ये देखते जाओ। उसके बाद डायग्राम इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर आपका डायग्राम पेंसिल से बना हो तो बहुत अच्छी बात है, और उस डायग्राम पे लेबलिंग बड़ी प्यारी करनी है। देखो ध्यान से, जब इसने ग्राफ बनाया, ये लेबलिंग देखो, इससे क्या होगा ना, टीचर पे इंप्रेशन बड़ा प्यारा पड़ेगा। मैं सुंदर बेकार की बात नहीं कर रहा हूं, डायग्राम को एक्यूरेट बनाना है। अब मान लो कि मेरा ये वाला पोर्शन गलत हो गया, तो मेरे को ऐसे मत करने लगना भाई, देखो ऐसे करके, बच्चे ऐसे ऐसे करने लगते हैं, ये नहीं करना आपको। अगर आपका कोई पोर्शन गलत हुआ, एक छोटा सा बॉक्स बनाओ, ऐसे करके काट दो, बस सिंपल। एक सिंगल कट मार सकते हो तो और बढ़िया है, पर सिंगल कट में मैं इसलिए बिलीव नहीं रखता, कहां से कहां तक है कट पता नहीं लगता। तो आप याद रखना, एक इस तरीके से काट दो, गुचुड़ मुचुड़ मत करने लगना, गुचुड़ मुचुड़ करने लगोगे तो दिक्कत होगी, ठीक है ना। अब बात आती है कि सर केस स्टडी कैसे करनी है, तो देखो इसने सेक्शन ई एक साथ उठाया, तीनों केस स्टडी इसी में करेगा। अब आप जब ये केस स्टडी कर रहा है तो सबसे पहले इसने सवाल पढ़ा होगा, और जो भी इसके पार्ट रहे होंगे वो इसने पार्ट वाइज कर दिए। मैं आपको सलाह क्या दूंगा, ध्यान से सुनना, आप केस स्टडी पूरी सॉल्व करो जो भी दी हुई है ना, उसके बाद आप फाइनल लास्ट में जाकर एक बॉक्स बनाकर तीनों आंसर जो पूछे हैं वो दे दो, मतलब फाइनल आंसर। जैसे मान लो ये सवाल सॉल्व हुआ, इसका आंसर आया 7.2, तो बस आप यहाँ पे 7.2 भी लिख के दिखा दो, कैलकुलेशन वहां हो गई, फाइनल आंसर यहाँ हो गया। हालांकि 30 सेकंड का फर्क पड़ेगा, पर बेटर आपका पेपर काफी इंप्रेसिव दिखाई देगा। ठीक है, और आगे चलते हैं, और चीजों को देखते हैं इसके पेपर में इसने किस किस तरीके से चीजों को करा है, देखते जाओ भाई। देखो ग्राफ वाला क्वेश्चन था, तो इसने इसके अंदर क्या करा, देख सकते हो आप, सीबीएसई से निकालिए वाइस शीट अगर इसमें कोई गलती नहीं है जो मैं आपको बताने लग रहा हूं। तो इसने ग्राफ वाले क्वेश्चन के सारे पॉइंट करे, ग्राफ आगे अटैच है इसका, देखते जाओ भाई, एक एक करके एक एक चीज देखते जाओ, मैं आपको सब दिखाऊंगा। देखो फिर सेक्शन सी शुरू करा इसने, तो देख रहे हो पहले इसने डी करा, फिर इसने ई करा, फिर ये सी कर रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेक्शन से कोई दिक्कत नहीं है, बस सारे सेक्शन के क्वेश्चन एक ही में करना, ये बात याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये डेरिवेटिव के बाद आता है आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, जिसमें हमें दिक्कत आती है। तो देखो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, एक टॉपर के आंसर शीट से हम क्या समझ पा रहे हैं।
अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप इस तरीके से प्रॉपर्टी यूज करो। देखो प्रॉपर प्रॉपर्टी इसने बताई है, अगर आपका टाइम अलाउ करता है, कोई फॉर्मूला यूज हुआ है तो आप बताओ। हालांकि ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता बताना, चल जाता है काम, पर अगर बता सकते हो, टाइम अलाउ कर रहा है तो बताओ। इंटीग्रेशन में कई बार होता है कि सर पार्शियल फ्रैक्शन का जब क्वेश्चन आता है, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है तो उसमें कैलकुलेशन बड़ी वास्ट होती है। तो आप क्या करो, पूरा क्वेश्चन जब आप लिखते हो, ठीक है, जो उसका साइड वर्क होता है, साइड वर्क होता है वो आप इस वाले पोर्शन में करके दिखा सकते हो। बट याद रहे बीच में ऐसे लाइन मत खींचना ताकि रफ ना लगे। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर रफ शीट इसमें इसने कैसे यूज करी है। अगर आप नोटिस करोगे तो इसने हर पेज पे ऐसे लाइन नहीं खींची, तो आपको हर पेज पे लाइन नहीं खींचनी, बड़ा गंदा लगता है वो। देखो इंग्लिश का पेपर नहीं दे रहे आप, ना ही आप किसी थ्योरी का पेपर दे रहे हो कि आप दोनों तरफ से मार्जिन डालकर बीच की चीजें कवर कर दो, नहीं, गलत, गंदा लगता है ये। तो हम क्या करेंगे, कैसे बेटर रहेगा, जब मुझे जिस पेज पे रफ की जरूरत पड़ेगी मैं वहां लाइन खींच लूंगा, नहीं तो बिल्कुल लास्ट पेज पे पहुंचेंगे हम शीट के, बिल्कुल लास्ट पेज पे, यहां उन्होंने हटा दी है तो लास्ट पेज पे आप पहुंचोगे, वहां पर आप इस तरीके से लिखोगे रफ, और उस पर आप रफ वर्क करके दिखाओगे, ठीक है। और जैसे ही आपका पेपर खत्म हो जाए, जैसे लेट से रफ पेज था, तो आप जैसे ही आपका पेपर खत्म हो जाए उस पर ऐसे कांटा मार के आना, ठीक है, कांटा मार के आना ताकि वो चेक ना हो। हालांकि वो होगा भी नहीं चेक, बस आपको मैं बता रहा हूं। उसके अलावा और भी कई सारी चीजें, और एक एक करके पॉइंट को एनालाइज करते हैं। आ जाओ भाई, देखो अब बात आती है कि सर ब्लैंक स्पेस का क्या मतलब है। तो देखो भाई, आपने लेट से कोई क्वेश्चन करा, कोई भी क्वेश्चन करा, 26वां क्वेश्चन, ठीक है, 26वां क्वेश्चन जैसे ही आपका खत्म होगा, 26वां क्वेश्चन आपका जैसे ही खत्म होगा, उसके नीचे ही 27वां शुरू करना है, ठीक है। लेकिन आप 1 से 2 लाइन का फर्क छोड़ो। 1 से 2 लाइन का फर्क मैं कैसे बोल रहा हूं, ध्यान से देखना। जैसे ये क्वेश्चन है, ये लाइनें हैं, है ना, ये 4 लाइनें हैं, 1 2 3 4, 26वां क्वेश्चन यहां एंड हो गया, तो 1 2 लाइन छोड़ दो, फिर 27वें से शुरू करो, ताकि वो डिफरेंस मेंटेन हो जाए कि यहां से अगला क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो भाई यहां तक सारी चीजें मैंने आपको बता दी। एक टॉपर की नजर से और एक टीचर की नजर से क्या मैं चीजें, अगर मैं कोई पेपर चेक कर रहा हूं तो क्या चीजों का मैं ध्यान रखूंगा, तो वही आपको भी रखना है। रीडेबल राइटिंग, एमसीक्यू ऑन अ सिंगल शीट, सो द टीचर कैन चेक योर पेपर वेरी इजीली, आपको भी बेनिफिट होगा। और रफ स्पेस मैनेजमेंट तो बहुत खूबसूरती से मैंने आपको बताया, इसका बहुत प्यारा इस्तेमाल करना है। इंटीग्रेशन क्वेश्चन वर्क जरूर करना, अगर प्रॉब्लम आए उसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं, आप बीच में भी लेट कर सकते हो, पर जिस तरीके से मैंने बताया वैसे इंटीग्रेशन करोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और ग्राफ क्वेश्चन के बारे में फिर लास्ट सेक्शन वाइज, और कटिंग कैसे करें, ब्लैंक स्पेस, डायग्राम, जितना नीट एंड क्लीन होगा उतना आपके लिए बढ़िया होगा। और केस स्टडी के क्वेश्चन के अंदर भी क्या खूबसूरती आपको दिखानी है वो मैंने आपको बता दिया। भाई देखो लास्ट में एक छोटा सा मैसेज दूंगा, छोटी सी बात बोलूंगा कि अगर आप लोग इस टॉपर के आंसर शीट को एनालाइज कर रहे हो और आपको पता तो लग गया जी टॉपर की आंसर शीट कैसे एनालाइज करनी है, बट ये नहीं पता लग रहा कि सर पढ़ाई कैसे करें, तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पढ़ाई के लिए भी सारा इंतजाम कर रखा है। आप यहां पर अगर आओगे, टॉपर के आंसर शीट जैसी एनालाइज आप देख रहे हो वो यहां पर आपको टिप्स में दिख जाएगी, लेकिन उसके अलावा साथ ही मैंने पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पे प्रोबेबिलिटी, एलपीपी, वेक्टर, 3D, डिटर्मिनेंट, रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस मैराथन पार्ट 1, मैराथन पार्ट 2 इसके नीचे आ जाएगा कल या परसों तक। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना कमेंट, प्यार भरा कमेंट जरूर नीचे कर चाहिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।